कल्पना कीजिए एक ऐसे रास्ते की जो इतना संकरा है कि दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को वहां से गुजरने के लिए अपनी रफ्तार को आधा करना पड़ता है। एक ऐसा रास्ता जिसके एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की नौसेना खड़ी है तो दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने की ताकत रखता है। हम किसी काल्पनिक फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं धरती के उस सबसे संवेदनशील हिस्से की जिसे अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए तो आपके शहर के पेट्रोल पंप खाली हो जाएंगे, दुनिया भर की फैक्ट्रियां ठप पड़ जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल संधि। यह महज 33 किलोमीटर चौड़ा पानी का एक टुकड़ा है, लेकिन इस टुकड़े की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में रोज जितना भी कच्चा तेल समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसका लगभग 1/3 यानी 1/3 हिस्सा इसी अकेले रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की किस्मत और उनकी अकूत दौलत इसी रास्ते के भरोसे टिकी है। और इस रास्ते की चाबी किसके पास है? उस देश के पास जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश दशकों से दुश्मनी मोल लिए बैठे हैं, यानी ईरान। आखिर क्यों यह संकरा समुद्री रास्ता दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है? क्यों अमेरिका अपनी पूरी नौसैनिक ताकत यहाँ झोंके रखता है? और अगर कल को यहाँ युद्ध छिड़ गया तो भारत के आम नागरिक की जेब पर इसका क्या असर होगा? आज के इस स्पेशल और बेहद विस्तृत डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम हॉर्मुज जलसंधि के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीतियों की परत दर परत खोलेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह सफर आपको वैश्विक राजनीति के सबसे खतरनाक गलियारे में ले जाने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके भूगोल को बारीकी से समझना होगा। अगर आप नक्शे को देखें तो यह जलसंधि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे चलकर अरब सागर से जोड़ती है। इसके नॉर्थ में ईरान की विशाल और पहाड़ी मुख्य भूमि है, वहीं इसके साउथ में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मुसेंदम प्रायद्वीप कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि अगर यह समुद्र है तो जहाज कहीं से भी निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जलसंधि की इसकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन इस पूरे 33 किलोमीटर के दायरे में बड़े जहाजों को चलाने लायक गहरा पानी नहीं है। बड़े बड़े तेल टैंकर, जिन्हें हम VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स या ULCC कहते हैं, उन्हें तैरने के लिए बहुत गहरे पानी की जरूरत होती है। समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए यहाँ एक सिस्टम लागू किया गया है जिसे TSS यानी ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम कहा जाता है। इस योजना के तहत आने और जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। जाने वाले जहाजों के लिए 2 मील यानी लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी लेन है और आने वाले जहाजों के लिए भी 2 मील चौड़ी लेन है। इन दोनों लेनों को अलग करने के लिए बीच में 2 मील का एक बफर जोन छोड़ा गया है। सबसे दिलचस्प और विवादित बात यह है कि ये दोनों ही शिपिंग लेन पूरी तरह से ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के भीतर आती हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून यानी अनक्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत विदेशी जहाजों को यहाँ से गुजरने के लिए ट्रांजिट पैसेज का अधिकार मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जब तक कोई जहाज किसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनता, उसे बिना रोके टोके वहाँ से गुजरने की आजादी है। लेकिन ईरान अक्सर इस कानून की अपनी तरह से व्याख्या करता है, जिससे विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस जियोग्राफी को और अधिक जटिल और खतरनाक बनाते हैं इसके भीतर मौजूद छोटे छोटे द्वीप किस्म, लारक और हॉर्मुज द्वीप सीधे तौर पर इस जलसंधि के मुहाने पर बैठे हैं। इन द्वीपों पर ईरान ने अपनी मिसाइलें, राडार सिस्टम और नौसैनिक ठिकाने बना रखे हैं। यानी भौगोलिक रूप से ईरान इस रास्ते के ऊपर एक प्राकृतिक किले की तरह बैठा है। कोई भी जहाज ईरान की नजरों से बचे बिना इस रास्ते को पार नहीं कर सकता। आज भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल की वजह से चर्चा में है, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। सदियों से यह रास्ता ईस्ट एंड वेस्ट के बीच व्यापार का एक मुख्य केंद्र रहा है। प्राचीन काल में जब तेल की खोज नहीं हुई थी, तब यहाँ से मसाले, रेशम, घोड़े और मोतियों का व्यापार होता था। फारस के राजाओं से लेकर रोमन साम्राज्य तक हर कोई इस रास्ते पर नियंत्रण चाहता था। 10वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान इस जलसंधि के मुहाने पर हॉर्मुज का साम्राज्य फला फूला। यह उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यापारिक शहरों में से एक था। इसके बारे में मशहूर इतिहासकार और यात्री इब्न बतूता और मार्को पोलो ने भी अपनी किताबों में लिखा है। पोलो ने इसे एक ऐसा शहर बताया था जहाँ दुनिया भर के दौलतमंद व्यापारी आकर मिलते थे। यूरोप के देशों को जब इस रास्ते की अहमियत समझ आई तो वे इसे हथियाने के लिए उतावले हो गए। साल 1507 में महान पुर्तगाली कमांडर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने हॉर्मुज पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों का मानना था कि अगर वे हिंद महासागर के 3 मुख्य रास्तों मलक्का, अदन और हॉर्मुज पर कब्जा कर लें तो वे पूरी दुनिया के व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं। पुर्तगालियों ने यहाँ एक विशाल किला बनाया और लगभग 1 सदी तक इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स वसूला। लेकिन साल 1622 में फारस के शाह अब्बास प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से पुर्तगालियों को यहाँ से मार भगाया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने फारस की खाड़ी में अपनी पकड़ मजबूत की, जो 20वीं सदी के मध्य तक बनी रही। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस इलाके का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। साल 1908 में ईरान में और उसके बाद
बाद सऊदी अरब तथा अन्य खाड़ी देशों में काले सोने यानी पेट्रोलियम की खोज हुई। अचानक जो रास्ता सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापारिक मार्ग था, वह आधुनिक औद्योगिक दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत यानी फ्यूल की सप्लाई लाइन बन गया। ब्रिटिश नौसेना ने अपने जहाजों को कोयले से तेल पर शिफ्ट कर दिया था, इसलिए उनके लिए हॉर्मुज की सुरक्षा ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन गई। साल 1971 में जब अंग्रेज इस इलाके से पूरी तरह हटे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने हाथों में ले ली। लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सालों में यहाँ एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो आज तक शांत नहीं हुआ है। द इकोनॉमिक लाइफ ब्लड। अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसके लिए दुनिया भर के देश हॉर्मुज के नाम से ही कांपने लगते हैं, इसका अर्थशास्त्र। आंकड़ों के आईने में देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन यानी EIA के आंकड़ों की माने तो इस संकरे रास्ते से हर रोज लगभग 2 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चा तेल गुजरता है। अगर आप इस फिगर को सरल भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में हर रोज जितना भी पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20 से 21% हिस्सा इसी एक रास्ते से होकर जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया की हर 5वीं गाड़ी का ईंधन हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है। यह मात्रा मलक्का जल संधि से 2 गुनी और स्वेज नहर से 3 गुना ज्यादा है। इस तेल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? पश्चिमी देश नहीं। इस तेल का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है एशियाई बाजार। हॉर्मुज से निकलने वाले कच्चे तेल का लगभग 75 से 80% हिस्सा एशियाई देशों में जाता है। चीन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, जो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस रास्ते पर बेहद निर्भर है। जापान और दक्षिण कोरिया, ये दोनों देश अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% तेल खाड़ी देशों से लेते हैं जो हॉर्मुज से होकर आता है, और भारत भी अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आता है। लेकिन बात सिर्फ कच्चे तेल की ही नहीं है। कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का निर्यातक है, वह भी अपने LNG जहाजों को इसी रास्ते से भेजता है। दुनिया की कुल LNG सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा हॉर्मुज से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं रुकेंगी बल्कि कई देशों में बिजली के कारखाने भी ठप हो जाएंगे क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिलेगी। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ हफ्तों के लिए भी ब्लॉक कर दिया जाए तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में अचानक 50 से $100 प्रति बैरल का उछाल आ सकता है। तेल की कीमतें $150 या $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। जब तेल महंगा होगा तो माल ढुलाई महंगी होगी। माल ढुलाई महंगी होगी तो आपकी रसोई में आने वाली सब्जियां, दालें, दवाइयां और रोजमर्रा का हर सामान महंगा हो जाएगा। दुनिया भर के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर जाएंगे और एक ऐसी ग्लोबल रिसेशन आएगी जिससे उबरने में दुनिया को सालों लग जाएंगे। यही वजह है कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह रास्ता इतना जरूरी है तो दुनिया इस पर खुलकर व्यापार क्यों नहीं कर पाती? हमेशा एक डर क्यों बना रहता है? इसका जवाब छिपा है ईरान की भू राजनीतिक स्थिति और उसकी सैन्य रणनीति में। ईरान जानता है कि पारंपरिक सैन्य ताकत के मामले में वह अमेरिका या उसके सहयोगियों के सामने टिक नहीं सकता। अमेरिका के पास विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। इसलिए ईरान ने एक अलग तरह की रणनीति अपनाई है जिसे सैन्य भाषा में असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ईरान की मुख्य सेना के अलावा एक और खतरनाक विंग है जिसे IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहते हैं। IRGC की अपनी एक अलग नौसेना है। इस नौसेना के पास कोई बड़े युद्धपोत नहीं है, इसके बजाय उनके पास सैकड़ों की संख्या में छोटी बहुत तेज चलने वाली स्पीड बोट्स हैं। ईरान की इस रणनीति को स्वार्म टैक्टिक्स या मधुमक्खी के झुंड की रणनीति कहा जाता है। अगर कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो ईरान की ये सैकड़ों नावें एक साथ भारी मात्रा में मिसाइलें और टॉर्पीडो लेकर बड़े जहाजों पर टूट पड़ेगी। इसके अलावा ईरान के पास 3 और घातक हथियार हैं। फर्स्ट, समुद्री सी माइंस। ईरान के पास हजारों की संख्या में सस्ते लेकिन बेहद विनाशकारी समुद्री बारूदी सुरंगें हैं। इन्हें रात के अंधेरे में चुपके से हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बिछाया जा सकता है। एक बार माइंस बिछ गई तो कोई भी कमर्शियल जहाज वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। सेकंड, एंटीशिप क्रूज मिसाइलें। ईरान के पूरे तटीय इलाके में ऊंचे और पथरीले पहाड़ हैं। ईरान ने इन पहाड़ों के अंदर बंकर बनाकर अपनी मिसाइलें छुपा रखी हैं। इनमें नूर और कादर जैसी खतरनाक मिसाइलें शामिल हैं जो हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को मिनटों में नष्ट कर सकती हैं। थर्ड, आत्मघाती ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन्स। शाहिद सीरीज के ड्रोन जिनका इस्तेमाल हाल के संघर्षों में खूब देखा गया है, वे बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर जहाजों को निशाना बना सकते हैं। ईरानी सैन्य कमांडरों का आधिकारिक बयान, यदि ईरान को अपने तेल का निर्यात करने से रोका गया तो हम इस खाड़ी से किसी भी अन्य देश को तेल निर्यात करने की अनुमति नहीं देंगे। हॉर्मुज की चाबी हमारे हाथ में है। ईरान के लिए हॉर्मुज जलसंधि एक तरह का सुरक्षा कवच या जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज है। जब भी अमेरिका ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाता है या उस पर हमले की धमकी देता है तो ईरान के नेता सीधे तौर पर हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे देते हैं। वे जानते हैं कि पश्चिमी देश ईरान पर बमबारी तो कर सकते हैं लेकिन वे अपने नागरिकों को $15 प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। यही हॉर्मुज का वो डर है जो ईरान को एक बड़ी ताकत देता है। ईरान के इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हॉर्मुज से कुछ ही दूरी पर बहरीन देश में अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बड़ा ठिकाना है जिसे US 5th फ्लीट कहा जाता
जाता है। इस बेड़े की मुख्य जिम्मेदारी फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर के हिस्सों में अमेरिकी और उसके सहयोगियों के हितों की रक्षा करना और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित करना है। जब भी फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ता है, अमेरिका अपने 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात कर देता है। इन युद्धपोतों पर दर्जनों लड़ाकू विमान, टॉमहॉक मिसाइलें और अत्याधुनिक राडार सिस्टम होते हैं जो ईरान की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखते हैं। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं है। क्योंकि हॉर्मुज के बंद होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इसलिए अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाया है जिसे IMSC यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट या ऑपरेशन सेंटिनल कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, UAE और बहरीन जैसी नौसेनाएं मिलकर इस पूरे रूट पर कमर्शियल जहाजों को एस्कॉर्ट यानी सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। जब कोई बड़ा तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजरता है तो इन नौसेनाओं के युद्धपोत उनके आगे पीछे चलते हैं ताकि ईरान की स्पीड बोट्स उन पर हमला न कर सकें या उन्हें बंधक न बना सकें। इस भारी सैन्य मौजूदगी के बावजूद हॉर्मुज में हमेशा बिल्ली और चूहे का खेल चलता रहता है। कई बार ऐसा हुआ है जब ईरानी नावें अमेरिकी युद्धपोतों के बेहद करीब महज 100 या 150 गज की दूरी तक आ गई हैं। ऐसे मौकों पर जरा सी भी गलतफहमी, किसी एक सैनिक द्वारा चलाई गई एक गलत गोली एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत कर सकती है। इससे सैन्य विशेषज्ञ मिसकैलकुलेशन का खतरा यानी रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हॉर्मुज को बंद करने या जहाजों पर हमले की बातें सिर्फ खोखली धमकियां हैं, तो आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक युद्ध छिड़ा था। जब यह युद्ध जमीनी मोर्चे पर फंस गया तो दोनों देशों ने एक दूसरे की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की ठानी। इराक ने ईरान के तेल ठिकानों और जहाजों पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जल संधि में इराक और उसकी मदद करने वाले देशों जैसे कुवैत और सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। इतिहास में इसे टैंकर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस टैंकर वॉर के दौरान 500 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया गया। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अमेरिकी नौसेना को कुवैती जहाजों पर अपना झंडा लगाकर उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी थी, जिसे ऑपरेशन अर्नेस्ट विल कहा गया। इसी तनाव के बीच 3 जुलाई 1988 को इतिहास की एक सबसे दुखद घटना घटी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS विंसन ने ईरान के एक पैसेंजर विमान ईरान एयर फ्लाइट 155 को गलती से ईरान का लड़ाकू विमान F-14 समझ लिया और उस पर मिसाइल दाग दी। इस हादसे में विमान में सवार सभी 290 बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट घोली जो आज तक दूर नहीं हो सकी है। हाल के वर्षों में भी यह तनाव कम नहीं हुआ है। साल 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के साथ परमाणु समझौते JCPOA को तोड़ दिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो हॉर्मुज फिर से सुलग उठा। मई और जून 2019 में ओमान की खाड़ी में कई तेल टैंकरों पर रहस्यमयी लिम्पेट माइंस से हमले हुए। अमेरिका ने इसका आरोप ईरान पर लगाया। इसके बाद ईरान ने अमेरिका के एक विशाल ग्लोबल हॉक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। जवाब में ब्रिटिश सरकार ने जब जिब्राल्टर में एक ईरानी तेल टैंकर को रोका तो ईरान ने हॉर्मुज में ब्रिटेन के स्टेना इम्पेरो नाम के टैंकर को बंधक बना लिया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि हॉर्मुज में कभी भी शांति स्थायी नहीं होती। यह एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। अब एक तार्किक सवाल आपके मन में आ सकता है, अगर दुनिया जानती है कि हॉर्मुज इतना खतरनाक रास्ता है तो खाड़ी देशों ने इसका कोई विकल्प क्यों नहीं ढूंढा? क्या तेल को जमीन के रास्ते पाइपलाइनों से दूसरे बंदरगाहों तक नहीं ले जाया जा सकता ताकि हॉर्मुज को पूरी तरह बाईपास किया जा सके? जवाब है, कोशिशें जरूर की गई हैं, लेकिन वे काफी नहीं हैं। खाड़ी के 2 प्रमुख देशों ने हॉर्मुज से बचने के लिए विशालकाय पाइपलाइनें बनाई। पहला, सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। सऊदी अरब ने अपने पूर्वी तेल क्षेत्रों से रेड सी के किनारे स्थित यानबू बंदरगाह तक लगभग 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई है। इसकी क्षमता लगभग 50 लाख बैरल रोज की है। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात हबशन फुजायरा पाइपलाइन। UAE ने भी एक पाइपलाइन बनाई है जो उसके तेल को सीधे ओमान की खाड़ी के किनारे बसे फुजैरा बंदरगाह तक पहुंचाती है। यह पाइपलाइन हॉर्मुज के झंझट से पूरी तरह बाहर खुलती है और इसकी क्षमता करीब 15 से 18 लाख बैरल रोज की है। अगर हम इन सभी पाइपलाइनों और कुछ अन्य छोटे रास्तों की कुल क्षमता को जोड़ भी लें तो यह मुश्किल से 65 से 75 लाख बैरल प्रतिदिन बैठती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, हॉर्मुज से रोज 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है। इसका मतलब है कि आज भी लगभग 1 करोड़ 40 लाख बैरल तेल रोज ऐसा है जिसे हॉर्मुज के अलावा किसी और रास्ते से नहीं भेजा जा सकता। इसके अलावा इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों के पास तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वे भौगोलिक रूप से फारस की खाड़ी के अंदर बंद हैं। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो इन देशों का तेल व्यापार पूरी तरह जीरो हो जाएगा। इसलिए व्यावहारिक रूप से आज की तारीख में हॉर्मुज का कोई पूर्ण विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि दुनिया अब नए कॉरिडोर पर काम कर रही है, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी EMEC, जिसमें समुद्र और रेल नेटवर्क को मिलाने की बात है। लेकिन इन बड़ी परियोजनाओं को पूरी तरह जमीन पर उतरने और हॉर्मुज जैसी स्थापित व्यवस्था की जगह लेने में दशकों का समय लगेगा। तब तक दुनिया को हॉर्मुज के साए में ही जीना होगा। भारत के लिए क्यों जरूरी है हॉर्मुज? व्हाई इट मैटर्स टू इंडिया। अब बात करते हैं हमारे अपने देश यानी भारत की। भारत के नजरिए से
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक विदेशी समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। भले ही हाल के दिनों में भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया हो, लेकिन आज भी हमारी ऊर्जा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और स्थायी हिस्सा खाड़ी देशों यानी इराक, सऊदी अरब और यूएई से आता है। यह पूरा तेल हॉर्मुज जल संधि को पार करके ही भारत के पश्चिमी बंदरगाहों जैसे जामनगर, मुंद्रा और मंगलौर तक पहुंचता है। अगर हॉर्मुज में कोई रुकावट आती है तो भारत में तेल की सप्लाई चेन टूट जाएगी। देश में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो सकती है, जिससे माल ढुलाई महंगी होगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। लेकिन भारत का दाम सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख यानी 9 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं और काम करते हैं। ये भारतीय हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा कमाकर भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर हॉर्मुज में कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जाएंगी। वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगेगा और भारत सरकार के सामने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा संकट, इवैक्यूएशन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, जैसा कि हमने 1990 के कुवैत संकट के दौरान देखा था। यही वजह है कि भारतीय नौसेना इस इलाके पर बहुत पैनी नजर रखती है। साल 2019 में जब हॉर्मुज में जहाजों पर हमले बढ़े थे तो भारतीय नौसेना ने एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। इसके तहत भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाजों को ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज के आसपास तैनात किया गया, ताकि वहां से गुजरने वाले भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा सके। भारत आज इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। निष्कर्ष तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो सबसे संवेदनशील और विस्फोटक चौक पॉइंट है, जहां भूगोल ने एक देश को इतनी ताकत दे दी है कि वह महाशक्तियों के खेल को बिगाड़ सकता है। यह एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां कोई भी पक्ष पूरी तरह से जीत नहीं सकता। अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, क्योंकि हॉर्मुज की तबाही पूरी दुनिया को ले डूबेगी। वहीं ईरान भी इस रास्ते को स्थायी रूप से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके अपने अस्तित्व के लिए भी आत्मघाती साबित होगा। आने वाले समय में जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ेगी, शायद तेल का महत्व कम हो जाए और हॉर्मुज की अहमियत भी घट जाए। लेकिन जब तक दुनिया की फैक्ट्रियां और गाड़ियां फॉसिल फ्यूल से चल रही हैं, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक दुखती रग बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के बीच का यह तनाव किसी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? और क्या भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी देशों से हटकर पूरी तरह से दूसरे विकल्पों पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हॉर्मुज जल संधि पर की गई हमारी यह गहरी और विस्तृत केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी वैश्विक राजनीति के इस महत्वपूर्ण हिस्से को समझ सकें। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और विस्तृत डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।